अब हम शुरू करते हैं। परमाणु के प्रतीक चिन्ह जानने के बाद अब हम शुरुआत करेंगे इनके परमाणु द्रव्यमान की। तो आइए हम जानते हैं कि परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु का द्रव्यमान या हम इसे परमाणु का भार भी कहते हैं। देखिए, किसी भी चीज का जब हमें वजन तोलना होता है तो हम क्या करते हैं, एक तराजू लेते हैं। मान लीजिए आपको 1 किलो आलू चाहिए, तो आप सब्जी वाले के पास जाओगे तो वो क्या करेगा कि एक तरफ तो 1 किलो आलू रखेगा और दूसरी तरफ 1 किलो का बाट रखेगा। उस बाट के बराबर जब वो पलड़ा सेम लेवल का आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये पदार्थ 1 किलो हो चुका है। तो ये पदार्थ 1 किलो है, ये किससे पता चला? 1 किलो के बाट से। मान लीजिए हम सोने चांदी की दुकान पे जाते हैं, हमको मान लीजिए 5 ग्राम का कोई सोने का कुछ भी बनाना हो, मान लीजिए अंगूठी बनाना हो हमें 5 ग्राम की, तो वो कोई इतना बड़ा बाट थोड़ी ना रखता, उनके पास बहुत छोटे छोटे बाट होते हैं। वो तराजू में एक तरफ छोटे बाट रखते हैं 5 ग्राम के, एक तरफ सोना रखते हैं। जब वो बैलेंस हो जाता है तो कहते हैं कि हाँ ये 5 ग्राम का सोना है। तो ये परमाणु जो होता है ये तो बहुत सूक्ष्म है ना, इतना सूक्ष्म है कि ये नैनोमीटर में नापा जाता है। तो इसका वजन कितना होगा? इसके वजन के बराबर दूसरी तरफ तराजू में क्या रखें कि हमें इस परमाणु का वजन प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने आपस में मिलकर बात की और जो संगठन बनाया था ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उस संगठन के सदस्यों ने मिलकर ये कहा कि भाई हम अलग अलग परमाणुओं के पहले समस्थानिक देखते हैं। अभी समस्थानिक आपके लिए नया शब्द है, क्या होता है ये? समस्थानिक क्या है, पहले इसको जान लो। समस्थानिक का मतलब ये होता है कि एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं। एक बार फिर से देखिए कि जिनके परमाणु क्रमांक तो समान लेकिन परमाणु भार असमान होते हैं, उन्हें हम कहते हैं समस्थानिक। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। इन तीनों के परमाणु क्रमांक तो 1 1 1 हैं, परंतु इनके परमाणु भार 1 2 3 है, तो ये कहलाएगा समस्थानिक। ऐसे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे तत्वों के समस्थानिक ढूंढे तो उनको मिला कार्बन। कार्बन के 3 समस्थानिक हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक तो होता है 6 और इनका परमाणु भार होता है 12 13 14। तो उन्होंने बहुत सारे तत्वों को ढूंढा और कार्बन 12 को सिलेक्ट किया। उन्होंने क्या करा, कार्बन 12 के 12 भाग किए, इसके 12 टुकड़े किए और इसका जो 12वां भाग था उस 12वें भाग को तराजू के एक तरफ रखा और दूसरी तरफ दूसरे परमाणु रखा और फिर उसका वजन तोलकर देखा। कैसे? आपकी किताब में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। आपकी बुक में एक तरबूज का चित्र दिया है, ठीक है। मान लीजिए जो तरबूज है इसका वजन 12 ग्राम है। उन्होंने इस तरबूज के 12 भाग किए, 2 4 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। फिर अब कितने हो गए 10 और अब कितने हो गए 12। ऐसे उन्होंने 12 टुकड़े किए और एक टुकड़े को लेकर उन्होंने पलड़े में रखा, मतलब ये तरबूज का 12वां भाग है। तो ठीक इसी प्रकार से उन्होंने क्या करा कि कार्बन 12 का एक परमाणु लिया, उस परमाणु के 12 हिस्से किए और उसका जो 12वां भाग था उस 12वें भाग की तुलना प्रत्येक परमाणु से की। तो इस 12वें भाग की तुलना में जो परमाणु था उसका जो भी वजन आ रहा था वो उसका परमाणु भार था। तो हम परिभाषा के तौर पे ये कह सकते हैं कि किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान C12 के 12वें भाग से जितने गुना भारी होता है वही उस परमाणु का परमाणु भार होता है। तो परमाणु भार आपकी किताब में सारे दिए हुए हैं। यहाँ पर एक तरफ तत्व के नाम लिखे हैं और एक तरफ लिखा है उनका परमाणु भार। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार आता है, वैसे तो 1.008 आता है, लेकिन हमें बहुत आसान बनाने के लिए इसको हम 1 भी लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार है 1, कार्बन का परमाणु भार होता है 12, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14, ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, सोडियम का परमाणु भार 23,
कैल्शियम का परमाणु भार 40। ऐसे बहुत सारे तत्व हैं। अभी मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक परमाणु क्रमांक याद करवाए थे। ये है परमाणु भार। इस चैप्टर का नाम है परमाणु और अणु। तो हम परमाणु के बारे में तो सब कुछ जान चुके हैं। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे अणु किसे कहते हैं। तो देखिए, अणु को इंग्लिश में मॉलिक्यूल कहा जाता है और अणु का निर्माण 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर होता है। कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 परमाणु ही मिलकर अणु बनाते हैं। अणु का निर्माण 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के योग से होता है और अणु भी सूक्ष्मतम कण होते हैं। अब हमें यहाँ पर ये जानना है कि अणु वास्तव में होते क्या हैं। तो हम उसे इस प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे कि जो अणु है ना, वो 2 तरह के होते हैं। इस चार्ट को याद रखना आप लोग। कुछ होते हैं समपरमाणुवीय अणु। समपरमाणुवीय अणु यानी ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं। और कुछ होते हैं विषम परमाणुवीय अणु, मतलब कि जो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। जो समपरमाणुवीय अणु होते हैं उन्हें तत्व के अणु कहा जाता है, या हम इनको केवल तत्व या एलिमेंट भी कह सकते हैं। जबकि विषम परमाणुवीय अणु जो होते हैं उन्हें हम यौगिक के अणु कहते हैं, या सिर्फ यौगिक भी कह सकते हैं। बहुत सिंपल है, इसको याद रखना। परमाणु की परिभाषा क्या बताई, अणु की परिभाषा क्या बताई मैंने आपको कि 2 या 2 से अधिक परमाणु जब मिलते हैं तो अणु बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, जब समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलेंगे तो देखना H + H = क्या बन गया, H2। हाइड्रोजन के 2 परमाणु ने मिलकर हाइड्रोजन का एक अणु बनाया। O + O = क्या बना, O2। मान लीजिए O + O + O से मिलकर क्या बना, O3। इसको पहचानते हैं आप लोग, इसको कहते हैं ओजोन। इसी प्रकार से मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पर P + P + P + P, यानी कुल कितनी बार, 4 बार। तो ये क्या बन गया आपका, फास्फोरस। तो समान प्रकार के परमाणु मिलकर जो अणु बनाते हैं उसे तत्व का अणु कहते हैं। तो ये समपरमाणुवीय है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, ये जो दोनों है ना, इनको हम द्विपरमाणुवीय अणु कहते हैं क्योंकि 2 परमाणु से मिलकर बनते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, त्रिपरमाणुवीय अणु, क्योंकि वो 3 परमाणु से मिलकर बनते हैं। ये चतुष्परमाणुवीय अणु है। ये O8, ये पता है क्या होगा, ये अष्टपरमाणुवीय, सॉरी वो नहीं, यहाँ पर आएगा सल्फर 8। तो ये अष्टपरमाणुवीय अणु है। एक होता है कार्बन 60 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ, इसका नाम है फुलेरिन, जो आपको बड़ी कक्षाओं में पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जो सिर्फ एक ही परमाणु से मिलकर बनते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, नियॉन, ये सब एक परमाणु होते हैं। ये होते हैं द्विपरमाणुवीय। अब आप जान गए होंगे कि जिनके आगे 2 लग जाए वो द्विपरमाणुवीय, 3 हो तो त्रि, 4 हो तो चतुष, 5 हो तो पंच। ठीक है, अब आते हैं विषम परमाणुवीय अणु की तरफ। तो जो अलग अलग प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं उनको विषम परमाणुवीय अणु या यौगिक कहते हैं। तो देखिए, H + H + O क्या बन जाएगा, H2O। ठीक है, यौगिक हमेशा निश्चित अनुपात में मिलकर बनते हैं। फिर मैंने लिखा C + O + O क्या बन गया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अच्छा ये भी बता सकते हो ना कि यौगिक कैसा है, त्रिपरमाणुवीय, क्योंकि 3 परमाणु से मिलकर बना है। ये वाला यौगिक भी कैसा है, त्रिपरमाणुवीय, क्योंकि ये भी 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है। अगला N + H + H + H, तो ये क्या बन गया आपका, अमोनिया। ये 4 परमाणुओं से मिलकर बनता है। और कुछ सूत्र आपके दिमाग में है, जैसे मैंने बोला ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, मतलब ये 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि तत्व और यौगिक में क्या अंतर होता है। तो ये हम अच्छी तरह से जान गए हैं। आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने लिख दिया सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र, आपको जो भी सूत्र आते हैं आप उनको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अणु जानने के पश्चात अब आपकी किताब में अगला टॉपिक है आयन। आयन क्या होता है, बहुत अच्छे से समझना इसको। आयन शब्द का अर्थ क्या होता है, देखिए कोई भी परमाणु या अणु, उसके ऊपर कोई आवेश नहीं
बोला जाता है उदासीन। परमाणु पर जब कोई आवेश आ जाता है, यदि किसी परमाणु के ऊपर धन आवेश या ऋण आवेश आ जाता है तो वो परमाणु अब आयन कहलाता है। धन आवेशित परमाणु धनायन और ऋण आवेशित परमाणु ऋण आयन कहलाता है। यदि कोई परमाणु, की बात याद रखना कि यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यानी अपने अंदर से अपने बाह्यतम कक्षा में से इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, तो वो बन जाता है धन आयन, उसके ऊपर धन आवेश आ जाता है। लेकिन जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर उसके ऊपर आ जाता है ऋणायन, यानी कि ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, कैसे? अगले चैप्टर में वैसे हमको इलेक्ट्रॉनिक संरचना पढ़नी है। सोडियम नाम का एक परमाणु आप सभी जानते होंगे, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसके बाह्यतम कोश में होते हैं 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन। ये कैसे आते हैं ये मैं आपको अगले चैप्टर में समझाती हूँ। तो ये क्या होता है कि इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है ना, चलिए इसको बहुत सिंपल वे में समझते हैं। सोडियम ने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसकी इच्छा है कि मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, एक मुझे दान में देना है, तो इसने एक दान में दे दिया। तो जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दान में दिया तो ये हो गया धनी, है ना, ये तो प्लस समीकरण का प्लस है, लेकिन सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। मान लीजिए मैग्नीशियम नाम का एक धातु है और मैग्नीशियम की इच्छा है कि मैं तो 2 इलेक्ट्रॉन दान में दूंगा, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन दान में दे रहा है, तो मैग्नीशियम के ऊपर कितने चार्ज हो जाएंगे? 2 बार प्लस चार्ज। यदि कोई परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 3 प्लस चार्ज, 5 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 5 प्लस चार्ज। इसी प्रकार से ऋणावेश भी देख लो कि क्लोरीन नाम का एक परमाणु है, ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन उधार मांग रहा है। देखो, इलेक्ट्रॉन देने वाला धनी होता है, देता वही ना जिसके पास धन अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला तो धनी और इलेक्ट्रॉन लेने वाला ऋणी। हम किसी से उधार लेते हैं तो हम उसके ऋणी हो जाते हैं। तो क्लोरीन एक परमाणु जब मांगता है किसी से, तो क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा? एक ऋण आवेश। ऑक्सीजन नाम का परमाणु किसी से 2 इलेक्ट्रॉन उधार मांगेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएंगे? 2 ऋण आवेश। तो इस तरीके से धन आयन और ऋण आयन आपस में बनते हैं और ये आयन मिलकर आयनिक यौगिक बनाते हैं।